हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हम जो फर्स्ट चैप्टर था उसका लास्ट पार्ट वो कंप्लीट करने जा रहे हैं। जो कुछ टॉपिक बच गए थे हमारे प्रीवियस वीडियोस में वो आज हम कंप्लीट कर लेंगे। तो हमने जो लास्ट वीडियो थी उसमें क्या करा था, हमने जो हमारी केमिकल रिएक्शंस थी हम उन्हें कर रहे थे। हमारी 2 रिएक्शंस मेनली बच गई हैं, वो आज हम कंप्लीट करते हैं। तो फर्स्ट है हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में देखिए क्या होता है, जो ये रिएक्शन है इसमें हमारी जो प्रोडक्ट साइड है वहाँ पे प्रोडक्ट्स के अलावा हमारी एक और चीज़ प्रोड्यूस होती है, वो होती है हीट। किसी ना किसी तरीके की हीट डेफिनेटली वहाँ रिलीज होगी। अगर किसी भी रिएक्शन में प्रोडक्ट साइड पे कोई हीट प्रोड्यूस होती है तो हमारी वो रिएक्शन कौन सी होती है, एक्सोथर्मिक। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, देखिए, ए रिएक्शन इन विच heat is released along with formation of products। यानी जो हमारी प्रोडक्ट साइड होती है वहां पे प्रोडक्ट्स तो होंगे ही, साथ में हमारी कोई ना कोई हीट रिलीज होगी। तो इस टाइप की जो रिएक्शन होगी जिसमें भी आपको हीट दिख जाए प्रोडक्ट साइड पे, वो हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो देखिए इसमें जो ये वर्ड आ रहा है एक्स, इस वर्ड से आपको ध्यान रखना। एक्स से आपको क्या ध्यान रखना है, एग्जिट। एग्जिट मतलब होता है रिलीज हो जा, निकल जाना कहीं से। एग्जिट कहीं जगह जैसे देखा हो गेट वगैरह पे लिखा रहता है कहीं पे, तो एग्जिट मतलब बाहर निकलिए। तो इसमें भी आपको ध्यान रखना है क्या बाहर निकलेगी, कोई गैस बाहर निकलेगी। तो देखिए जैसे कि हमारा कार्बन को ही आप बर्न करते हो ऑक्सीजन के साथ, यानी कार्बन यहाँ पे क्या है, आपका एक तरीके का फॉसिल फ्यूल है। फॉसिल फ्यूल को आप जब बर्न करते हो तो क्या रिलीज होती है, CO2 गैस, और साथ में क्या होती है, हीट भी रिलीज होती है। ऐसे ही हमारा CH4 है। CH4 क्या होता है बताइए, गैस करके बता तो सकते हो आप क्या हो सकता है CH4 होती है हमारी नेचुरल गैस। ये तो इसका प्रैक्टिकल यूज होने वाला नेम है, और अगर हम इसका केमिकल नेम कहें तो इसको मेथेन बोला जाता है। ये हम जो हमारा 4th चैप्टर है केमिस्ट्री का ही 10th के अंदर ही, उसमें हम इनके बारे में इस तरीके के कार्बन कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करेंगे। फिलहाल आप सिर्फ इसका ध्यान रखिए, नाम जो है वो CH4 + O2। जब मेथेन भी ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो वहां पे भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी, वाटर रिलीज होगा, और साथ में आपकी हीट रिलीज होगी। अब इसको बैलेंस देख लीजिए, अगर है तो ओके, अदरवाइज आपको बैलेंस करना पड़ेगा। देखिए कार्बन बैलेंस है आपका, हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है, और ऑक्सीजन भी बैलेंस नहीं है। देखिए ऑक्सीजन यहाँ पे आपके 3 है और यहाँ पे 2 है, और हाइड्रोजन 4 है, तो आप यहाँ पे 2 लगा दीजिए। हाइड्रोजन आपके 4 हो गए हैं और ऑक्सीजन भी आपकी 4 हो गई है, तो यहाँ पे ये आपकी बैलेंस हो गई है। तो ये दोनों ही रिएक्शन आपकी किसकी हो गई है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के एग्जाम्पल है। इसके अलावा एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एक हमारा एग्जाम्पल ग्लूकोज का। ग्लूकोज जो है हमारी बॉडी के अंदर सेम यही रिएक्शन होगी, बस आपका मेथेन की जगह ग्लूकोज आ जाएगा। देखिए हमारी बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज होता है, जो हम खाना खाते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह होता है, वो ग्लूकोज फॉर्म में आपके स्टोर हो जाता है एनर्जी की टर्म्स में। वो एनर्जी जो है वो रिएक्ट करती है ऑक्सीजन के साथ, जो हम ब्रीथिंग के ड्यूरेशन में बॉडी के अंदर लेते हैं, उस ऑक्सीजन से ये रिएक्ट करती है। और रिएक्ट करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड जो वापस से हम रिलीज कर देते हैं ब्रीथिंग प्रोसेस में, और साथ में हमारी बॉडी में वाटर बनता है, और साथ में वो हीट बनती है जो हमारी शेल्स के अंदर स्टोर हो जाती है और फर्दर एक्टिविटीज के लिए काम में ली जाती है। तो इसे भी आप चेक, जब भी कोई रिएक्शन लिखो आप चेक जरूर करना वो बैलेंस है या नहीं। तो देखिए आप कार्बन आपके 6 है, यहाँ पे तो 1 ही है, तो आपको यहाँ पे 6 लगाना पड़ेगा। कार्बन आपके 6 हो गए हैं, हाइड्रोजन 12, हाइड्रोजन 2, यहाँ पे भी 6, 6 2 12, हाइड्रोजन 12 हो गए हैं। ऑक्सीजन 6 and 2,
तो आपके यहाँ पे 6 and 2 ये ओके। नहीं, हाइड्रोजन आप ऑक्सीजन बैलेंस नहीं हुआ है अभी आपका। देखिए कार्बन आपका बैलेंस है, कार्बन हाइड्रोजन है 12, हाइड्रोजन 12, ऑक्सीजन बैलेंस करना है 6 and 2 ये 8 है हमारे, और यहाँ पे 12 और 6, यानी आपको कितने चाहिए 18 है, और यहाँ 8 है, तो हम किससे मल्टीप्लाई करें बताइए। यहाँ पे हम कर देते हैं 5 से, 6 से, 6 2 जा 12, 12 + 6 आपका 18 हो जाता है। तो यहाँ पे भी आपकी ऑक्सीजन हो गई है बैलेंस। ठीक है, तो ये आपके एग्जांपल्स हो गए एक्सोथर्मिक रिएक्शन के, नोट कर लीजिए इसे आप। देखिए अब इसी की जो नेक्स्ट है रिएक्शन, ये नंबर कौन सी थी, आई थिंक 6 या 7 थी, आप देख लीजिएगा कल कहाँ तक हुई थी उसके अकॉर्डिंग, 7 ही होगी शायद ये। हाँ, नेक्स्ट देखते हैं हम एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक इसकी अपोजिट है, जो प्रोसेसिंग हमारी एक्सोथर्मिक में हुई है उसकी जस्ट अपोजिट होगी हमारी एंडोथर्मिक में। देखिए एंडोथर्मिक में क्या होगा, ए रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब की जाएगी, ना कि रिलीज होगी। टू परफॉर्म द रिएक्शन, रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए हीट एब्जॉर्ब होगी, क्योंकि अगर वो हीट एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो वो रिएक्शन होगी ही नहीं। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, हमारा रिएक्टेंट साइड पे हमारी वो जो हीट या एनर्जी है वो होगी। तो इसके अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो देखो, जैसे एग्जाम्पल है हमारा CaCO3 CaO प्लस CO2, ये हमारी बैलेंस चेक कर लेते हैं पहले। बैलेंस देखिए, कैल्शियम बैलेंस है, कार्बन भी बैलेंस है, और ऑक्सीजन भी हमारा बैलेंस है। अब इसमें ये रिएक्शन हमने कल भी पढ़ी थी, डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल थी। यहाँ पे हमने हीट लिखा था, अगर आपको याद हो। हीट जब इसको दी जाती है तब ये ब्रेक डाउन होता है और इन दो प्रोडक्ट्स में टूटता है। तो इसका नाम मैंने आपको कल भी बताया था, लाइमस्टोन। याद रखना, कई बार आपसे नाम पूछा जाता है, या तो फॉर्मूला दे दिया जाएगा, नाम पूछा जाएगा, या नाम देके फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है। और ये भी मैंने आपको कल बताया था, दैट इज क्विकलाइम, या सिंपली इसको लाइम भी बोला जाता है। तो ये हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन थी। इसका एक और एग्जांपल लेते हैं, देखिए H2O H2O2, ये इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में होती है। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी भी एक तरीके से एनर्जी का काम कर रही है, तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। हीट ही नहीं कह सकते हम सिर्फ, यहाँ पे ध्यान रखना, हीट नहीं, एनर्जी ज्यादा परफेक्ट रहेगा आपके लिए, क्योंकि किसी भी टाइप की हो सकती है वो। हीट हो सकती है, लाइट हो सकती है वो आपकी, इलेक्ट्रिसिटी हो सकती है, सारी हो सकती है, एनर्जी होनी चाहिए किसी भी टाइप की। तो अगर आपको याद आ रहा हो तो ये दोनों ही रिएक्शन हमने कल पढ़ी थी, और किसका एग्जाम्पल पढ़ी थी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो एक चीज आप अच्छे से याद रख लेना, दैट ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक। ये सारी एंडोथर्मिक होती, ठीक है। अब इसमें ये भी याद रखने की एक ट्रिक है, ये जो स्टार्टिंग में EN है ना, यहाँ से आपको वर्ड ध्यान रखना है एंटर, वहां से ES से एग्जिट, और यहाँ EN से एंटर, यानी इसमें हीट एंटर होगी, पहले दी जाएगी। तो नोट कर लीजिए यहाँ तक आप डेफिनेशन और एग्जांपल। तो मैं रफ कर देती हूँ, अगर नोट नहीं हुआ तो आप पॉज करके इसको आराम से नोट कर लीजिएगा। और किसी भी तरीके का आपको डाउट हो किसी भी रिएक्शन में, किसी एग्जाम्पल में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, बताइए प्रॉब्लम, मैं उसका सॉल्यूशन डेफिनेटली करूँगी। अब देखिए जो नेक्स्ट है आपकी, वो है प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। मेन रिएक्शन नहीं है ये,
जो आपकी मेन रिएक्शंस थी उनमें नहीं है, ये जस्ट आपके बीच में जो आपकी डिकम्पोजिशन है उसके अंदर आई हुई है। तो ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। देखिए प्रेसिपिटेशन में ये जो प्रेसिपिटेट वर्ड है, इस प्रेसिपिटेट का मतलब है होता है एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस। इनसॉल्युबल मतलब आप किसी पानी में या किसी लिक्विड में अगर उसे डालो तो वो सॉल्युबल ना हो, घुले ना। तो ऐसा अगर सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है किसी रिएक्शन में तो वो रिएक्शन हो जाती है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो डेफिनेशन आएगी ए रिएक्शन इन विच एनी प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट क्या होगा, इनसॉल्युबल सब्सटेंस, is formed is called precipitation reaction। ओके, तो ये इसके सिंपल से एक डेफिनेशन है कि प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है और प्रेसिपिटेट क्या होता है, इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है। वो पानी में घुलेगा नहीं, या जो भी आपने केमिकल बनाया है जिनकी भी रिएक्शन हुई है उसमें वो ऊपर लेयर बना के रहेगा, उसमें प्रॉपरली मिक्स नहीं हो पाएगा, घुलेगा नहीं, तो वो आपका क्या हो जाएगी, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। देखिए इसका एग्जाम्पल क्या है आपके, देखिए ये आपकी रिएक्शन है, इसमें दो आपके कंपाउंड हैं, इन्होंने आपस में रिएक्शन करी। अब ये कंपाउंड क्यों है, ये कंपाउंड इसलिए है क्योंकि इसमें मोर देन वन सब्सटेंस है, वन सब्सटेंस ये एलिमेंट है। तो देखिए सोडियम है, सल्फर है और आपका ऑक्सीजन भी है, इसमें आपका बैरियम है और क्लोरीन है। तो इसलिए ये दोनों कंपाउंड है और ये भी आपके दोनों कंपाउंड है, इनमें भी दो दो तीन तीन एलिमेंट्स है। ठीक है, तो अब देखिए इसमें क्या होगा, ये जो रिएक्शन है पहले हम इसको बैलेंसिंग चेक कर लेते हैं इसकी। बेरियम सल्फेट ओके है, ये दोनों यहाँ पे 2 आएगा, तो ये अब आपकी बैलेंस हो गई। इसमें अब ये जो है आपका, ये जो बेरियम सल्फेट बना है ये यहाँ पे प्रेसिपिटेट है, ये आपका प्रेसिपिटेट है। और इसीलिए क्योंकि प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन हुई है, ये रिएक्शन हमारी कौन सी होगी, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे आपकी रिएक्शंस कंप्लीट हो गई है। अब हमारे 2 टॉपिक और बच रहे हैं, पहले आप इसे नोट कर लीजिए फिर वो भी कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए वो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अब हम 2 टॉपिक हैं आपके लास्ट में, जिन पे रीजनिंग क्वेश्चन भी आ जाता है कई बार और शॉर्ट नोट भी आ जाता है। वैसे रीजनिंग ही ज़्यादा आता है, ऐसा क्यों होता है, ऐसा होगा तो ऐसा क्यों होगा, इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके आते हैं इसमें से। तो देखिए फर्स्ट है आपका कोरोजन। सब पढ़कर आए हैं कोरोजन छोटी क्लासेस में भी। कोरोजन जंग लगना, जैसे हिंदी में आप समझते हो, कोई लोहा है, आयरन है, उसके ऊपर जंग लग जाती है, और भी मेटल्स उन पर जंग लगती है, तो वही आपका कोरोजन होता है। तो देखिए आप इसको एक्चुअली जो ये एक आपकी टर्म है, इसे आप डिफाइन कैसे करेंगे। देखिए डेफिनेशन, स्लो कन्वर्जन ए प्रोसेस ऑफ, स्टार्टिंग में आप ऐसे लिख लीजिएगा, ए प्रोसेस ऑफ स्लो कन्वर्जन ऑफ मेटल इनटू देयर अनडिजायरेबल फॉर्म। ये अनडिजायरेबल सब्सटेंस कह सकते हो। अनडिजायरेबल कौन कौन से होते हैं, देखो इनका सल्फाइड बन जाए, यानी किसी मेटल सल्फर से रिएक्ट करके सल्फाइड बना ले, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्साइड बना ले, या फिर कार्बन से रिएक्ट करके कार्बोनेट बना ले। मेनली तो यही 3 होते हैं हमारे। तो ये तीनों जो है वो अनडिजायरेबल फॉर्म होती है कब, व्हेन एक्सपोज्ड इन द atmosphere
मॉइस्चर। अब कब बनाएगी अनडिजायरेबल जो सब्सटेंसेस या अनडिजायरेबल जो फॉर्म है, व्हेन एक्सपोज इन द, ओपनली रखा जाए, खुला इनको रख दिया जाए, किसमें, एटमॉस्फेयर में या फिर मॉइस्चर में, तो इनकी अनडिजायरेबल फॉर्म जो है उसमें ये कन्वर्ट हो जाती है। और अनडिजायरेबल फॉर्म कौन सी हो सकती है, सल्फाइड भी हो सकती है, ऑक्साइड भी हो सकती है, कार्बोनेट भी हो सकती है। तो इनमें से किसी भी अनडिजायरेबल फॉर्म में अगर वो आ जाती है कोई भी मेटल, तो वही जो प्रोसेसिंग होती है वो आपकी क्या होती है, कोरोजन। अब जैसे हमें पता है आयरन की, आयरन के बारे में सबको पता है, आयरन जो है उसकी रस्टिंग होती है। रस्टिंग एक कोरोजन ही है, लेकिन हमने आयरन के लिए कोरोजन को एक स्पेशल नाम दिया है, दैट इज रस्टिंग। तो क्या होता है देखो, व्हेन आयरन एक्सपोज्ड इन द moist atmosphere, atmospheric air, moist यानी जिसमें नमी होती है, उस टाइप की एयर के कांटेक्ट में अगर ज्यादा आ जाए आयरन, तो जो इसकी अनडिजायरेबल फॉर्म होती है वो कौन सी होती है, उसे बोला जाता है, क्या बोला जाता है, रस्ट। कैसी होती है, ब्राउन कलर की। आपने देखा भी होगा रेडिश ब्राउन कलर की लेयर आ जाती है आयरन के ऊपर, जब उस पर जंग लगती है उसकी रस्टिंग होती है, तो वो ब्राउन कलर की होती है और उसे रस्ट बोला जाता है। और आयरन के लिए ऐसे ही अब आपकी और किसकी होती है, देखिए एक होती है आपके सिल्वर की। देखा वो आपने चांदी के जो ऑर्नामेंट्स होते हैं, जो जैसे पायल वगैरह जो होती है, वो काफी टाइम तक जब पहनी जाए तो वो ब्लैक होने लगती है, तो उसका भी कारण क्या होता है, उनकी कोरोजन। तो देखिए जो सिल्वर है वो किससे रिएक्ट करती है, कार्बन से, कार्बन ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में जो कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं उनसे ये रिएक्ट करती है और क्या बनाती है, क्या बनाती है, देखिए सिल्वर कार्बोनेट। किस कलर का होता है वो सिल्वर कार्बोनेट, ब्लैक कलर का, इसलिए चांदी जो है वो काली हो जाती है। आप इसको नोट कर लीजिए और एक बार दोबारा देख लीजिए। जो आयरन है एटमॉस्फेरिक एयर, कौन सी, मॉइस्ट एयर यानी नमी वाली जो मॉइस्चर एटमॉस्फेयर एयर है उसमें एक्सपोज किया जाए, मतलब उसमें खुला छोड़ दिया जाए, तो क्या हो जाता है, वो अपने अनडिजायरेबल फॉर्म, अनडिजायरेबल जो हम नहीं चाहते, दैट इज अनडिजायरेबल, उस फॉर्म में आ जाता है, जो उसकी रस्ट कहलाती है, ब्राउन कलर की होती है। और सिल्वर जो है वो कार्बन जो है एटमॉस्फेयर की उसके कांटेक्ट में आ जाती है और कार्बोनेट बनाती है, और वो किस कलर की होती है, सिल्वर कार्बोनेट, ब्लैक कलर। अब एक आयरन और सिल्वर के बाद आपके सिलेबस में कॉपर की भी जो है कोरोजन जो है प्रोसेस वो बताई गई है। तो कॉपर की भी आप लोगों ने प्रैक्टिकल लाइफ में देखी हुई है काफी जगह। कॉपर जो है वो किससे रिएक्ट करता है, हमारे एटमॉस्फेयर की सल्फाइड, सल्फर से। कॉपर सल्फर से रिएक्ट करेगा तो अनडिजायरेबल फॉर्म कौन सी होगी, क्या बनेगा, सल्फर जब रिएक्ट करेगा कॉपर से तो हमारा बनेगा कॉपर सल्फाइड। किस कलर का होगा ये हमारा, ग्रीन कलर, ये इसका कोरोजन होता है। अब कुछ इनके प्रिवेंशन मेथड्स हैं, वो मेथड्स जिनसे कि हम कोरोजन होने से रोक सकते हैं, कोरोजन ना हो हमारी मेटल। प्रिवेंशन मेथड देखिए वो मेथड होते हैं जो हमारी मेटल्स है उन्हें कोरोजन से बचाते हैं, उनका कोरोजन होने नहीं देते। तो देखिए फर्स्ट मेथड सबसे इजी जो हम ज़्यादातर लाइफ में यूज़ करते हैं, पेंटिंग। पेंटिंग मतलब हम उन सब्सटेंसेस पे पेंट कर देते हैं, सब्सटेंस पे पेंट कर देते हैं। जैसे आपने देखा भी होगा, हम घरों में आयरन की बनी हुई विंडो होती है, गेट्स होते हैं, उन पे पेंट कर देते हैं, तो वो उनकी रस्टिंग नहीं हो सकती। सेकंड मेथड है हमारा ऑयलिंग एंड ग्रीसिंग। ऑयल और ग्रीस वगैरह जो है ये भी लगा करके हम उनका कोरोजन होने से बचा सकते हैं। थर्ड है हमारा गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, देखिए गैल्वेनाइजेशन का मतलब होता है एक जिंक जो कि एक हमारी मेटल है उसकी लेयर
चढ़ा दी जाती है हमारी मेटल के ऊपर, तो उससे हमारी जो मेटल है उसका ऑक्साइड नहीं बन पाता, वो एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन से रिएक्ट कर नहीं पाती बीच में जिंक लेयर होने के कारण, तो वो भी हमारी बच जाती है वहाँ पे कोरोजन होने से। और फोर्थ मेथड क्या है हमारा? फोर्थ मेथड है हमारा एलोइंग। एलोइंग मतलब हम क्या करेंगे, हमारी प्योर मेटल का यूज नहीं करेंगे। प्योर मेटल जितनी ज्यादा प्योर होगी उसके कोरोजन के चांसेस उतने ज्यादा होते हैं, तो हम एलोइंग यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल और नॉन मेटल। जो आपकी मेटल और नॉन मेटल हैं उनको हम मिक्स करके पर्टिकुलर रेशो के अंदर और फिर हम उसको यूज के लिए बनाते हैं, तो वो हमारी होती है एलोइंग। तो ये कुछ ऐसे मेथड्स है जिनका यूज करके हम क्या कर सकते हैं, कोरोजन को कम कर सकते हैं। नोट कर लीजिए। और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेंसिडिटी। देखिए रेंसिडिटी क्या है। डिफाइन कैसे करेंगे रेंसिडिटी को? ऑक्सीडाइजेशन ऑफ ऑयल एंड फैट present in food results bad smell and taste। तो देखो जो हमारे खाने की चीजें हैं जिनमें खासकर ऑयल और फैट हो, उनका ऑक्सीडेशन हो जाना। ऑक्सीडाइजेशन या ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेना। हमने ऑक्सीडाइजेशन रिएक्शन पढ़ी है। ऑक्सीजन से, जो एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन है उससे वो फैट और ऑयल जो है उनके जो पार्टिकल्स है वो रिएक्ट कर लेते हैं, ऑक्सीडेशन हो जाता है। और उससे क्या होता है, जो वो खाने की चीज थी जिसके अंदर ऑयल एंड फैट था, उससे क्या हो जाता है, उसकी स्मेल और टेस्ट दोनों ही बहुत बेकार हो जाते हैं, खाने लायक नहीं रहते। जैसे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल अगर हम लें तो हम जैसे मान लीजिए चिप्स लेकर आए, चिप्स का रैपर हमने खोला, जितने खाने थे खाए, बाकी को हमने एज इट इज रख दिया। कुछ दिन बाद आप उसे दोबारा से अगर खाते हो तो उसमें स्मेल आ रही होती है या तो गंदी सी, या फिर उसका टेस्ट खराब हो चुका होता है, तो वही क्या होती है, रेंसिडिटी। अब जब तक वो पैकेट जो था, जो रैपर था, वो अगर बंद रहेगा, आप नहीं खोलोगे, तब तक वो सेफ है, वो खराब नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपने देखा उसके अंदर एक गैस भरी होती है जिसके कारण वो फूला फूला रहता है, तो वही गैस है जो उसको रेंसिडिटी होने नहीं देती। सेम ऐसे जो हमारे पिकल्स जो होते हैं, अचार होते हैं, जिनमें कि क्या होता है, ऑयल होता है। विदाउट ऑयल वाले खराब नहीं होते, जो ऑयल वाले होते हैं वो जल्दी खराब होते हैं क्योंकि उनमें भी ऑयल के पार्टिकल्स होते हैं। अब देखिए इसको भी रोकने के तरीके हैं, प्रिवेंशन मेथड्स हैं इनके, जिससे ऐसा ना हो, हमारी चीजें खराब ना हो। तो इसके भी प्रिवेंशन मेथड देखिए। इसके प्रिवेंशन मेथड क्या होंगे, देखिए। सबसे फर्स्ट होगा जो हमने देखा है, यूज ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस का आप यूज कर लीजिए, बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि वो जो फूली फूली सी दिखती है आपको, जिसमें कि पैकिंग के अंदर वो कोई गैस भरी होती है, वो गैस होती है हमारी नाइट्रोजन। ये क्या करती है नाइट्रोजन, हमारे एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन को हमारे उस फूड के अंदर प्रेजेंट ऑयल और फैट पार्टिकल्स के कांटेक्ट में नहीं आने देती। कांटेक्ट में आएंगे नहीं, रिएक्शन होगी नहीं, ऑक्सीडेशन होगा नहीं। तो पहला तो है हमारा प्रिवेंशन मेथड, यूज ऑफ नाइट्रोजन। सेकंड होता है हमारा रेफ्रिजरेशन। रेफ्रिजरेशन मतलब हम उसे क्या करें, फ्रिज में रख लें। अगर हम उसे फ्रिज में रखते हैं तो भी हमारे एटमॉस्फेयर की जो एयर है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ पाती, किसके, हमारे उन ऑयल और फैट के पार्टिकल्स की। तीसरा होता है वैक्यूम पैकिंग। वैक्यूम पैकिंग मतलब आपने सुना होगा कि अगर आपने कोई रैपर खोल भी लिया है और आपको
बाद में उसे यूज करना है, तो आप उसे क्या करो, एयर टाइट किसी बॉक्स में बंद कर दो। तो वो एयर टाइट मतलब जिसमें एटमोसफेयर की एयर एंटर ना कर सके, तो वही आपकी क्या हो जाएगी, वैक्यूम पैकिंग, यानी जहाँ पे एयर भी प्रेजेंट ना हो, ऐसी आप उसकी पैकिंग कर दीजिए। और लास्ट जो आपका होता है वो यूज ऑफ एंटासिड, एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट क्या होंगे, ऑक्सीजन के अपोजिट, एंटी मतलब अपोजिट, ऑक्सीडेंट मतलब जो ऑक्साइडेशन करते हैं, तो ऑक्साइडेशन करने वाले के अपोजिट, यानी जो ऑक्साइडेशन को रोकते हैं। तो इसका भी यूज करके आप क्या रोक सकते हो, रैंसिडिटी को रोक सकते हो। तो ये चैप्टर के अकॉर्डिंग लास्ट टर्म है। इस टॉपिक पे क्वेश्चन कैसे बनता है, इस टॉपिक पे क्वेश्चन आपका ये बनता है, व्हाई वी शुड यूज नाइट्रोजन गैस फॉर पैकिंग। नाइट्रोजन गैस का पैकिंग के लिए यूज क्यों किया जाता है, टू प्रोटेक्ट फ्रॉम रैंसिडिटी। आंसर हो जाएगा, थोड़ा डिटेल में आ जाएगा। फिर एक क्वेश्चन ये भी आता है आपका कि जो हमारे फूड होते हैं, ऑयल एंड फैट कंटेनिंग जो आइटम्स होते हैं, वो जल्दी खराब क्यों होते हैं, तो उसका भी आंसर आपका रैंसिडिटी के टर्म्स में आएगा। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन इस पे पुटअप होते हैं। तो वैसे तो ये आपके चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, और अगर मुझे कोई ऐसा टॉपिक दिखता है अभी भी जो आपका छूट गया हो या इम्पॉर्टेंट हो, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे ज़रूर इंक्लूड करूँगी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू फॉर